हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उस स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टा आईडी के थ्रू मुझ तक बता सकते हो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं कहानियों की तरफ। आज की पहली स्टोरी भेजी है ऋतु ने। छोड़ो मुझे इस तरह बंदी बनाकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुमने मेरे शरीर को कैद किया है, मेरे पंखों को नहीं। रोशनी के माथे पर पसीने उभरने लगे थे। उसकी आंखें बंद थी। वो खुद को छुड़ाने के लिए प्रयास कर रही थी। उसके पैरों में एक अजीब सी जकड़न थी, मानो कोई उसे पकड़े हुए है। होठ फड़फड़ा रहे थे और आवाज नहीं निकल पा रही थी। अचानक से ही अलार्म की आवाज से वो झट से उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। गला सूख गया था। सपना था। पसीना पोंछते हुए उसने बुदबुदाया। सुबह के 5 बज चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लिया। रोशनी को ऐसे डरावने सपने बहुत बार आए हैं, पर यह सपना उसे बचपन से परेशान कर रहा है। रोशनी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि उसका कॉलेज दूसरे शहर में था, इसलिए वो अकेले रहती थी जोधपुर में। कॉलेज जाने के लिए वो बस में बैठी और खिड़की से बाहर देखने लगी। पेड़ों को देखते देखते वो अपने सुबह के सपने में खो गई। खिलखिलाती हुई किसी लड़की की हंसी, पायल की छन छन, सुरीले गीतों की आवाज, पानी में पैरों की छटछटाहट और उसका शोर। बड़े बड़े महल, खूबसूरत कारीगरी, पैरों में बंधी बेड़ियां, रोता चेहरा और जमीन पर गिरे हुए आंसू। यह कुछ धुंधली तस्वीरें थी जो कि बचपन से रोशनी के सपनों में आती थी। रोशनी कभी इस पहेली को सुलझा नहीं पाई कि आखिर क्यों उसे ये सब चीजें बार बार दिखाई देती हैं, क्यों उसे ये सब याद करने से घुटन महसूस होने लगती है। अभी 1 महीना पहले ही तो उसका एडमिशन जोधपुर के कॉलेज में हुआ है। जब से वो यहाँ आई है तब से ऐसी एक भी रात नहीं है जिसमें रोशनी को ये धुंधली तस्वीर ना दिखी हो। जाने क्या नाता है इस शहर का रोशनी से कि उसे यहाँ घुटन में भी सुकून मिलता है। ये सब सोचते सोचते उसका कॉलेज आ गया और वो अपने ख्यालों से बाहर आकर हकीकत में पहुंच गई। कॉलेज में वो रोज की तरह अपने दोस्तों से मिली। हे रोहन, हे शिखा, निशान, सूरज, हाय, मुस्कुराते हुए रोशनी ने कहा। सबसे हंसी मजाक करा और तभी क्लास की घंटी बज पड़ी। सब क्लास में चले गए। क्लास खत्म होने के बाद सब सामने वाले पार्क में बैठकर बात करने लगे। आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ, रोहन ने गंभीर स्वर में कहा। शिखा से वो बोली, अकबर बीरबल की। और ये सुनकर सब हंसने लगे। नहीं, रोहन गुस्से से बोला। सभी शांत हो गए। ये कहानी है चांद बावड़ी की। वैसे तो उसे कई सालों से खूनी बावड़ी कहते हैं, क्योंकि जो भी वहां गया है आज तक नहीं लौटा। बेसिकली इट्स लाइक एन इंडियन अर्बन लेजेंड। सुना है वह सभी लोगों को निकल जाती है। रोहन ने धीमी आवाज में कहा। व्हाट नॉनसेंस, तो आज के ज़माने में होगा इन सब बातों पे यकीन करता है? निशा ने चिढ़ते हुए बोला। सूरज ने कहा, क्या यार रोहन, तू कब से इन बातों पर विश्वास करने लगा? रोशनी चुपचाप बैठी थी। उसने सहमी सी आवाज़ में पूछा, ऐसा क्या हुआ था उस जगह पर? ये कहानी तो वहाँ जाकर ही पता चलेगी, क्योंकि खूनी बावड़ी की कहानी का रहस्य आज भी रहस्य है। बस इतना पता है कि वहाँ बहुत सुंदर रानी थी, चांद जैसे चेहरे वाली, इसलिए राजा ने उसकी बावड़ी का नाम चांद बावड़ी रखा था। रोहन ने कहा, तू हमें सब क्यों बता रहा है? क्योंकि हम सब आज शाम को वहां जा रहे हैं, इसलिए। है हिम्मत? रोहन ने जोश में बोला। हमें सब नहीं मानते, हम जरूर चलेंगे। देखते हैं किसको कौन निकलता है, सबने एक स्वर में कहा। रोशनी मना करना चाह रही थी, पर तब भी कह नहीं पाई। शाम हो गई थी और सब लोग किले के बाहर आ गए थे। किले की सुंदरता और कलाकारी को देखकर उनकी आंखें चमक उठी थी।
रोशनी को जगह जानी पहचानी लग रही थी। वो आगे बढ़ने लगी और किले के अंदर पहुंच गई। कोई इतनी सुंदर जगह को खूनी कैसे बता सकता है? शिका ने खुशी से बोला। रोशनी वहां की दीवारों की खुशबू को महसूस कर पा रही थी, मानो ये सब उसी का हो। महल में लगी चित्रकारियों को देखकर उसे याद आया कि ये सब वही है जो उसने बचपन से अपने सपने में देखा है। वो अधीर होने लगी और गहरी गहरी सांसें भरने लगी। तुझे क्या हुआ? सूरज ने रोशनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नथिंग। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। उसके सामने वो बावड़ी की ओर जाती हुई सीढ़ियां थी। जैसे जैसे सीढ़ियां उतरती वैसे वैसे पायल की छन उसके कानों में गूंजने लगती। हवाएं उसका चेहरे को छूते हुए बालों से गुजर रही थी। उसके सपने की धुंधली तस्वीर उसके आगे आ रही थी। सब लोग पानी तक आ गए थे। पानी आज भी शीतल, साफ और गहरा था। तो ये है खूनी बावड़ी। खूनी नहीं, सच में चांद लगती है, निशा ने जोर से बोला। सूरज ढल चुका था और तारे धीरे धीरे टिमटिमाने लगे थे। उन्होंने वहीं पर सूखी लकड़ियों में आग जलाई और बात करने लगे। रोशनी का बातों में कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। देख लिया रोहन, जो तूने कुछ सुनाया था वो सब बस झूठी अफवाहें थी और कुछ नहीं, शिखा ने जोर देते हुए कहा। हाँ भाई, मान लिया, रोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सब कुछ अचानक शांत हो गया। ठंड बढ़ने लगी थी। हवा जोर जोर से चलने लगी थी। सरसराती हुई पत्तियों की आवाज कान में पड़ रही थी कि अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। सबके चेहरे पर एक साथ हवाइयां उड़ गई। ये आवाज? सूरज ने डरते हुए पूछा। सबने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारी औरतें घाघरा पहने हुए घूंघट में, हाथ में मशाल लिए उनकी ओर आ रही थी। सब जोर से चिल्ला पड़े। तभी पानी में से एक हाथ ने रोशनी के पैरों को पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। बचाओ, रोशनी चिल्लाकर बोली। जब तक बाकी सबने रोशनी को देखा तब तक वो पानी के अंदर जा चुकी थी। वो बाहर निकलने का जितना प्रयास करती उतना ही अंदर जाने लगती। वो थक गई थी और आखिर बेहोश हो गई। उसके कानों में मधुर स्वर गूंज रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंख खोली वो हैरान रह गई। उसके सामने महल का दरबार था, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की राजा के लिए गाना गा रही थी। सोने सा चमकता बदन, नीली आंखें, गुलाबी होठ, 16 श्रृंगार से लदी हुई लाल घाघरे में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। क्या बात है रानी रूप, मन करता है कि तुम्हारी आवाज बस सुनते रहो। सच में तुम्हारी जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। तुम्हारी खूबसूरती हमारे शान में 4 चांद लगा देती है। शुक्रिया महाराज, परंतु मुझे मेरी खूबसूरती ने कैद कर रखा है। इसी के कारण मुझे महल से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता, ताकि कोई मुझे देख ना ले। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुक सकती। मेरा यहाँ पर दम घुटने लगा है। मुझे आज़ादी चाहिए। मुझे आपके महल के ऐश्वर्य से ज़्यादा प्रिय मेरी आज़ादी है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे इस कैद से आज़ाद कर दिया जाए। रानी रूप इतना कहते कहते रो पड़ी। राजा बहुत गुस्से वाला था। कोई उसे या उसकी बात को ठुकरा दे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। रानी रूप, राजा गुस्से में कहते हुए उठ खड़े हुए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे आगे हमारे दिए हुए ऐश और आराम को ठुकरा कर आम लोगों की तरह जीवन बिताने की बात कर रही हो। इसका परिणाम जानती हो? परिणाम चाहे जो भी हो, मैं इस कैद से बाहर निकलना चाहती हूँ। राजा ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और घसीटकर उसे बावड़ी के पास ले आया। ये चांद बावड़ी हमने तुम्हारे रूप को देखते हुए बनवाई थी। आज तुम्हारा अंत यही होगा। तुम सिर्फ हमारे लिए बनी थी। तुम्हारे रूप को कोई और देखे ये हम कदापि नहीं होने देंगे। राजा ने गुस्से से कहा। उसने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, रानी रूप और उनकी सहेलियां एवं दासियों को बेड़ियों में जकड़ दिया जाए और पानी में डाल दिया जाए। यही इनकी आज़ादी है। इतना कहकर राजा वहां से जाने लगा। छोड़ दो मुझे, तुम मुझे बांध कर, मुझे बंदी बनाकर कभी नहीं खुश रह पाओगे। तुमने मेरे शरीर को बंदी बनाया है, मेरे पंखों को नहीं। इतना कहते हुए रानी रूप पानी में डूबती जा रही थी। रोशनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पास पड़े सरिये उठाकर वो पानी में कूद गई और रानी रूप को आज़ाद करने की कोशिश करने लगी। उसके प्रयास सफल हो रहे थे,
बेड़ियाँ खुलने लगी थी और रानी रूप मुस्कुराने लगी थी। कितने वर्ष लगा दिए तुमने मुझे आज़ाद कराने में, रानी रूप करुणामय स्वर में बोली। मैं कुछ समझी नहीं। रानी रूप ने उसे गले लगाया और बोला, तुमने मुझे नहीं खुद को आज़ाद कराया है। तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हो। इतना कहते हुए रानी रूप जगमगाती हुई अपने पंख खोलकर आसमान में चली जाती है। रोशनी की आंखों में खुशी और चमक थी। उसने आंखें बंद की और अब उसे सुकून मिल रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने अपने आप को अपने दोस्तों के बीच पाया। सब उसे जगा रहे थे। रोशनी तुम ठीक हो? सबने पूछा। और तुम पानी से बाहर कैसे आई? रोहन ने हैरानी के साथ पूछा, अपने पैरों की बेड़ियां खोलकर। रोशनी ने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। प्रतीक अपने माता पिता के साथ अपने अपार्टमेंट में रहता है। वो हमेशा की तरह रोज सुबह जल्दी अपने घर से काम पर निकल जाता था और रात में 7:30 बजे तक घर आ जाता था। घर पहुंचते ही वो बहुत ज़्यादा थक जाता था। रोजमर्रा की तरह प्रतीक अपने घर से खाना खाकर अपनी माँ से अलविदा लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। प्रतीक के पिता की तबीयत थोड़ी खराब थी, पर डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और कुछ ही समय पहले की बात है, प्रतीक के पिता तीसरी मंजिल से जाने वाली सीढ़ी पर बेहोश मिले थे। वो उस वक्त बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने शायद कुछ ऐसा देखा था जिसके कारण उनकी जबान बंद हो गई थी, मानो किसी ने उनकी जीभ पर ताला लगा दिया हो। उनका इलाज काफी समय से चल रहा था। तकरीबन 6 महीने बीत चुके थे, पर पहले से उनकी सेहत काफी अच्छी थी। प्रतीक अपने फ्लैट से निकलकर जैसे लिफ्ट की तरफ जाता है, वो देखता है कि लिफ्ट खराब हो चुकी थी और वो काम नहीं कर रही थी। इसलिए प्रतीक सीढ़ियों से जाने का तय करता है। वो सीढ़ियों की तरफ से जैसे ही आगे बढ़ता है कि अचानक उसकी नजर उन्हीं सीढ़ियों पर जाती है जहां पर उसके पिता अधमरी हालत में मिले थे। वो तीसरे माले की सीढ़ी जो चौथे माले तक जाने का एकमात्र जरिया थी। दरअसल प्रतीक के अपार्टमेंट में चौथे माले पर जाना मना था। शायद कुछ वर्ष पहले वहां कुछ हादसा हुआ था, जिसके कारण बिल्डिंग के मालिक ने तीसरे माले की सीढ़ी जो चौथे माले तक जाती थी, उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ से ऊपर जाना मना है। पहले तो सिर्फ बोर्ड लगाया था, पर जिस दिन प्रतीक के पिता के साथ हादसा हुआ, उस दिन के बाद से वहां लोहे की रेलिंग लगा दी गई थी ताकि कोई चाहकर भी ऊपर ना जा सके। प्रतीक मन ही में सोचता है, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में उसने फ्लैट लिया था। उसके आधे से ज्यादा पैसे इस फ्लैट को खरीदने में खर्च हुए थे। वो चाहकर भी कुछ सालों तक दूसरा फ्लैट नहीं अफोर्ड कर सकता था। प्रतीक का मन यहाँ रहने का बिल्कुल नहीं था। पहले तो उसे उस चौथे माले के बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं था, पर फ्लैट खरीदने के बाद जब मकान मालिक ने उसे चौथे माले के बारे में बताया तो उस वक्त प्रतीक को बहुत गुस्सा आया, पर वो क्या कर सकता था। उसने पैसे तो दे दिए थे, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। खैर, इन सब बातों को सोचते हुए वो ऊपर की ओर देखे जा रहा था और अपना मन वहां से हटाकर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। शाम का वक्त था। आज काम जल्दी खत्म हो जाता है, तो वो अपनी बिल्डिंग तक आ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से प्रतीक के पड़ोसी मिश्रा जी उन्हें पीछे से आवाज देते हैं और उससे पूछते हैं, माँ जल्दी आ गया बेटा, काम खत्म हो गया क्या? हाँ अंकल। वो उनका हालचाल पूछता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। बातों ही बातों में प्रतीक उनसे उस चौथे माले के बारे में पूछता है तो मिश्रा जी का मुंह बन जाता है। देखो बेटा, मैं तुमसे पहले आया था। देखा जाए तो मैं पिछले कई वर्षों से यहीं रह रहा हूँ। मेरे बच्चे इसी फ्लैट में बड़े हुए हैं। ऐसे तो आज तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई, पर हाँ, वहाँ संध्या नाम की एक लड़की का खून हुआ था। खूनी का पता नहीं चल सका था, इसलिए उसके माँ बाप ने फ्लैट को छोड़कर दूसरी जगह रहने चले गए। कुछ ही दिनों बाद पास ही के फ्लैट में रह रहे दंपत्ति के बच्चों के साथ कुछ हादसा हो गया। वो बच्चा बिल्कुल ही अधमरा सीढ़ियों पर मिला था।
जैसे तैसे बच्चे के मुंह से आवाज निकलती है, वो लड़की। ये कहते हुए वो बेहोश हो गया। वो दंपति इतना घबरा जाता कि उसी रात अपने खुद के खरीदे गए फ्लैट को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे उस मंजिल के अगल बगल में रहने वाले लोगों को भी अपने फ्लैट्स को छोड़कर जाना पड़ा। सभी का कहना था कि संध्या की आत्मा शायद अभी भी वहीं है। तभी तो उस मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी के बाद यहाँ जाना मना है का बोर्ड लगाया गया है। यहाँ तक कि लिफ्ट में भी ऐसी व्यवस्था कराई गई है कि वो सिर्फ तीसरे माले तक जाती है। प्रतीक ने जवाब देते हुए कहा, आपको तो पता ही है अंकल, कुछ दिन पहले मेरे पापा उन्हीं सीढ़ियों के बीच में मिले थे और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। अभी तक उनका इलाज चल ही रहा है। पहले से तो बेहतर है, फिर भी मुझे अभी इस जगह पर रहने में अच्छा नहीं लगता है। मैं समझ सकता हूँ बेटा तुम्हारे दिल का क्या हाल है, पर क्या कर सकते हैं। मुझे देखो, मैं भी तो यहाँ रह रहा हूँ उन सभी बातों को भूलकर। जितना बुरी बातों को तुम भूलने की कोशिश करोगे उतना ही तुम आने वाली जिंदगी में अच्छे से रह पाओगे। ये बातें सुनकर प्रतीक को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उन्हें नमस्ते करके अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर हाथ पैर धोकर खाना खाकर वो अपने कमरे में चला जाता है और कुछ मैगजीन्स पढ़ने लगता है। रात के तकरीबन 12 बज गए थे और प्रतीक को नींद अब भी नहीं आ रही थी। वो मैगजीन को रखकर सोने के लिए जाता है तो उसे अपनी खिड़की से कुछ आवाज सुनाई देती है, मानो कोई पायल पहनकर बहुत तेज चल रहा हो। प्रतीक थोड़ा घबरा जाता है और उठकर अपने रूम की खिड़की खोलकर आजू बाजू देखने लगता है। प्रतीक की खिड़की से चौथे माले तक जाने वाली सीढ़ी थोड़ी सी दिखाई देती थी, ज्यादा नहीं, बस नीचे का हल्का सा हिस्सा। वो देखता है कि सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ है। अपने सर को अपने पांव के बीच रखकर वो जोर जोर से पीट रहा है। वो शायद कोई लड़की है, शायद तकलीफ में है, शायद रो रही है। प्रतीक एकदम से चौंक जाता है। वो अपने आप से कहता है, रात के 12 बजे कौन सी लड़की है जो सीढ़ी पर रो रही है। अचानक से प्रतीक के मुंह से निकलता है, अरे ये क्या, वो रेलिंग कहाँ गई? ये लड़की वहां पर ऐसे कैसे बैठी है? कहीं ये वही आत्मा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो शायद किसी तकलीफ में दिखाई दे रही है। यही सब सोचते हुए प्रतीक अपने घर से बाहर निकलता है और सीढ़ियों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। प्रतीक देखता है कि वह लड़की अब दीवार की तरफ अपना मुंह करकर खड़ी है। प्रतीक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उसकी नजर उसके पैरों की तरफ जाती है, क्योंकि उसका पैर ही नहीं था। उस वक्त वो लड़की हवा में उड़ रही थी, सिर्फ उसका आधा शरीर ही दिख रहा था। वो दृश्य इतना भयंकर था कि प्रतीक वहीं खड़े खड़े जम सा गया था। अचानक से बहुत ही विचित्र सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है, मानो जैसे कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा हो। प्रतीक वहां से भागना चाहता था, पर वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल एक पत्थर के बुत की तरह वहां पर खड़ा हो गया था, जिसकी ना आवाज निकल रही थी और ना ही हाथ पैर चल रहे थे। अचानक से प्रतीक जैसे तैसे हिम्मत करके जोर से अपने कदमों को हिलाता है और गिरते पड़ते हड़बड़ी में अपने घर की तरफ भागने की बजाय उस चौथे माले पे दौड़ता हुआ चला जाता है। प्रतीक देखता है कि हड़बड़ी में उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो चौथे माले के कॉरिडोर पर आ गया था। जगह बिल्कुल ही गंदी और वीरान सी दिख रही थी। चारों तरफ धूल मिट्टी, सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। वर्षों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई थी। प्रतीक बहुत घबरा जाता है। घबराहट में वो वापस से सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाता है, पर ये क्या, सामने तो वही आधा कटा हुआ शरीर उस लड़की का खड़ा है और इस वक्त उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था, जो कि बहुत भयानक था। उसका आधा चेहरा बिल्कुल गला हुआ था, शरीर पूरा सड़ा हुआ एक कड़ी सी मुस्कान के साथ प्रतीक को घूर रहा था। वो बहुत डर गया। डर के वो पागलों की तरह यहाँ वहां भागने लगा। सभी फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, कोई भी दरवाजा खुला नहीं था। भागते भागते प्रतीक को एक फ्लैट दिखता है जिसमें ताला नहीं लग रहा था। वो उसे खोलता है और अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। प्रतीक देखता है कि वो कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे अभी अभी ही कोई उसकी सफाई करके गया हो। उसकी उस वक्त ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो किसी बात को बड़े ही गंभीर तरीके से सोचे, और वो पहले से ही इतना परेशान था क्योंकि उसकी जान पर बनाई थी।
और उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी वक्त मर सकता है। प्रतीक उस कमरे में यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगता है। उसके मन में था कि शायद यहाँ पर कहीं किसी भगवान की तस्वीर या कुछ न कुछ मिल जाए जिससे उसकी जान बच जाए। प्रतीक देखता है कि उस कमरे से कुछ ही दूरी पर एक और कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। प्रतीक उस दरवाजे को खोलता है और अंदर चला जाता है। वो देखता है कि सामने उसी लड़की की लाश थी जो कि बिल्कुल भी सड़ी हुई नहीं थी। वो इतना घबरा जाता है कि उस लाश को देखते के साथ ही वो गिर जाता है। उसे लग रहा था कि वो झटके से उठेगी और एकदम से उसे मार डालेगी। 3 से 4 मिनट हो गए थे। प्रतीक देखता है कि उस लाश में कोई हलचल नहीं है। रेंगते हुए हिम्मत करके वो बिस्तर के पास जाता है और बिस्तर को पकड़ के उठता है तो देखता है कि वो लड़की 26-27 साल की लड़की होगी जो कि बिल्कुल ही स्वस्थ दिखाई दे रही थी। शरीर पर कोई भी निशान नहीं था जिससे वो मर गई हो। वो भगवान का नाम लेता है और उस लड़की को छूता है। उसके छूते के साथ ही अचानक से उस लड़की का पूरा शरीर तेजी से सड़ने लगता है और गलने लगता है। सभी चीजें पुराने होने लगती हैं। देखते ही देखते वो साफ सुथरा कमरा एक वीरान जंगल की तरह लगने लगता है। चारों तरफ धूल मिट्टी, एक अजीब सी बदबू आने लगती है। प्रतीक अपनी आंखें बंद कर लेता है और झटके से बिस्तर की तरफ देखता है और पाता है कि वहां कोई लड़की नहीं है। वो जल्दी से दूसरे कमरे में जाता है और दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है। पर ये क्या, दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा था, मानो किसी ने बाहर से ही बंद कर दिया हो। प्रतीक को 100% भरोसा हो गया था कि आज वो मरने वाला है और अब तो उसे खुद भगवान भी नहीं बचाएंगे। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। प्रतीक रूम की खिड़की से देखता है कि वही लड़की कॉरिडोर से भागते हुए अपने रूम की तरफ आ रही थी और उसके पीछे कोई एक शख्स था जिसका चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा था। वो देखता है कि वो लड़की भागते हुए उस वाले कमरे में चली जाती है जहां पहले प्रतीक गया था। उसके पीछे पीछे वो शख्स भी उसके पीछे ही आता है उस कमरे में और वो उसका गला दबा रहा होता है। वो दृश्य इतना असल मालूम पड़ रहा था कि प्रतीक उस लड़की को बचाने के लिए पास ही के रखे चेयर को उठाकर उस शख्स पर वार करता है, पर वो चेयर उसके शरीर से आर पार हो जाती है। प्रतीक शख्स को उस लड़की का बेरहमी से गला दबाकर उसे जान से मारते हुए देखता है और यही नहीं, वो उसके शरीर को एक बड़ी सी चाकू की सहायता से पूरा आधा काट देता है। वो दृश्य इतना भयानक था कि प्रतीक बिल्कुल बेसुध हो जाता है और उसका सर घूमने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। वो देखता है कि वो शख्स खिड़की से कूदकर बगल वाले फ्लैट पर चला जाता है। प्रतीक को काफी आश्चर्य होता है। उस फ्लैट का नंबर 20 था। अचानक से उसके दिमाग में खटकता है, जब प्रतीक नया नया इस फ्लैट में रहने आया था तो मकान मालिक सिन्हा साहब एक बार उसके घर आए थे। घर में काफी अच्छा माहौल था, सभी लोग बात कर रहे थे और उसके घर वाले उस मकान के बारे में पूछ रहे थे। मकान मालिक बखूबी से अपने मकान के बारे में बता रहा था। प्रतीक को याद आता है कि बातों ही बातों में सिन्हा साहब कहते हैं वो भी पहले इसी फ्लैट में रहते थे, सी विंग 20 नंबर, पर कुछ कारणवश अब वहां नहीं रहते। उन्होंने दूसरी जगह अपना एक नया फ्लैट ले लिया था। प्रतीक अपने मुंह पे हाथ रख देता है और सोचने लगता है, क्या सिन्हा साहब ने इस लड़की का खून किया था? पर वो क्यों मारेंगे? वो तो उम्र में भी उनसे काफी कम थी। प्रतीक ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर फिर से कमरे की तरफ पड़ती है, जो कि अब बिल्कुल जंगल जैसा दिख रहा था। प्रतीक कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाता है और नीचे देखता है तो वहां पर वो कटी लाश नहीं दिखती। वो धीरे धीरे उतरकर अपने घर तक पहुंचता है और उसकी जान में जान आती है कि वो ठीक है। वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा था कि वो उस आत्मा से बच निकला। साथ ही साथ प्रतीक को इस बात का भरोसा भी हो रहा था कि उसे जानबूझकर ही वो सब दृश्य दिखलाया गया था ताकि उसे उस लड़की की मौत के बारे में पता चल सके। 3:30 बज रहे थे जब तक वो घर पहुंचा था। प्रतीक सारी रात सोया नहीं था। सुबह जल्दी जल्दी उठकर वो मिश्रा जी के पास जाता है और देर रात हुई घटना के बारे में बतलाता है। मिश्रा जी सर पर हाथ रख लेते हैं और प्रतीक को कुछ बतलाने लगते हैं। कुछ वर्ष पहले जब चौथे माले में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सभी लोग बहुत अच्छे से रहते थे।
एक रोज की बात है, गुप्ता फैमिली ने अपनी लड़की के बर्थडे पर पार्टी रखी थी। बहुत सारे लोग आए थे। उनकी लड़की संध्या के दोस्त और रिश्तेदार उस पार्टी में आए थे। बहुत ही चहल पहल थी। बर्थडे बहुत ही शोर शराब धूमधाम से करा गया था। उस रोज सिन्हा भी पार्टी में आया था और बीच पार्टी में उसकी संध्या के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। संध्या का कहना था कि सिन्हा साहब उसकी ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे। सभी लोगों को बहुत ही हैरानी होती है और वो बुरी निगाह से उन्हें देखते हैं, पर सिन्हा साहब बोलते हैं कि आजकल के बच्चों का दिमाग उल्टी सीधी बातों में बहुत लगा रहता है। वो खुद ही ऐसे माहौल में जी रहे हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग उन्हें ये सब बोलता है। वो सामने वाले को वैसा ही देखते हैं जैसे असल जिंदगी में वो खुद हैं। उसका इशारा संध्या की ओर था और उसके दोस्तों की तरफ। वो संध्या से कहते हैं कि वो खुद बुरे स्वभाव की है और उसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। यहाँ तक कि आज की जनरेशन वो सारी फालतू हरकतें करती है जो पहले जमाने के लोग बिल्कुल नहीं करते थे। ये बात सुनते के साथ ही संध्या का गुस्सा मानो सातवें आसमान पर था। उसने सबके सामने ही सिन्हा साहब को दोष देते हुए कहा कि वो अपनी गलती क्यों छुपा रहे हैं। उनके मन में खोट है और उनकी नज़र भी खराब है, तभी तो वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे। संध्या के माता पिता उसे समझाते हैं कि शायद उसे किसी बात की गलतफहमी हुई होगी, इसीलिए वो शांत रहे। सिन्हा पार्टी छोड़कर बीच में ही चला जाता है। मिश्रा जी कहते हैं, मुझे इतना ही पता है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। तुम जो कह रहे हो वो सच भी हो सकता है बेटा। मुझे वो आदमी पहले से ही चालबाज और कपटी लगता था। मुझे संध्या बेटी पर पूरा भरोसा था। वो झूठ नहीं बोल रही थी क्योंकि वो एक अच्छी लड़की थी। मिश्रा जी संध्या के माता पिता को फोन करके बुलाते हैं। गनीमत थी कि मिश्रा जी के पास जो संध्या के माता पिता का पुराना नंबर था वो अभी तक चालू था, जिसके कारण उनका उन लोगों से संपर्क हो पाया था। वो उन्हें जल्दी से मिलने के लिए उन्हें घर बुलाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह संध्या के माता पिता मिश्रा जी के घर जाते हैं और मिश्रा सारी बात उन्हें बतला देते हैं। संध्या की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। संध्या के पिता भी उदास हो जाते हैं और वो बोलते हैं, अगर प्रतीक की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सिन्हा को उसके पाप की सजा जरूर मिलेगी। उसने बहुत ही गलत किया। संध्या के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और वापस से संध्या का केस रीओपन करवा देते हैं और कहते हैं वो सिन्हा से उसके बारे में पूछताछ करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की हत्या सिन्हा ने करी है। सिन्हा को उसके घर से अरेस्ट किया जाता है। वो पागलों की तरह संध्या के माता पिता पर पुलिस स्टेशन में चिल्ला रहा था कि उसकी लड़की खराब थी और वकीलों की दोष देने लगता है, पर पुलिस स्टेशन में कुछ डंडे खाने के साथ ही सारी सच्चाई वो खुद उगल लेता है। सिन्हा सारी बातें खुद बोलता है और वो कहता है, उस दिन पार्टी के बाद जब संध्या को उस पर शक हो गया था, एक बार संध्या ने उसे ड्रग्स की अदला बदली करते हुए उसी के घर में किसी आदमी के साथ देख लिया था। वो वहां से तुरंत भाग गई थी। मैंने बहुत वेट किया कि मुझे बस ऐसा दिन मिल जाए जब मैं उसे ठिकाने लगा सकूं, और ऐसा दिन आता भी है। उस दिन पूरी बिल्डिंग ही खाली थी। सभी लोग बिल्डिंग की एनिवर्सरी मना रहे थे और नीचे बड़े से हॉल में जमा होकर पार्टी कर रहे थे। उसी वक्त मैंने संध्या को अकेले में समझाने की कोशिश करी, पर वो मुझे ही धमका रही थी कि वो मेरा भांडा फोड़ देगी और मुझे पुलिस के हवाले जरूर करेगी। मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी। मैंने उसे मारने की कोशिश करी, पर वो वहां से भाग निकली और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। मैंने वहीं पर उसका गला दबाकर उसे मार डाला। बड़ी चालाकी से मैंने उसका कत्ल करा कि पुलिस को मेरी उंगलियों के निशान तक नहीं मिले थे। उस कत्ल को दिखाने के लिए मैंने उसका शरीर आधा काट दिया। मैं पुलिस और बाकी सभी को गुमराह करना चाहता था और ये दिखाना चाहता था कि ये काम जरूर किसी पागल सीरियल किलर का है, ताकि किसी को शक ना हो कि ये किसी मामूली इंसान ने किया है। संध्या के माता पिता बहुत ही उदास थे और साथ ही साथ खुश भी थे कि उनकी बच्ची के कातिल का पता चल गया। सिन्हा को उसके किए की सजा दी गई, आजीवन कारावास। संध्या के माता पिता प्रतीक के घर आते हैं और संध्या की माँ प्रतीक के पांव पड़ने लगती है, उसे शुक्रिया अदा करने लगती है। प्रतीक उन्हें उठाकर अपने गले लगा देता है और कहता है, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे भरोसा है कि उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई होगी। संध्या के माता पिता संध्या के कमरे में चले जाते हैं और उसके कमरे को खोलते हैं
जो कि बिल्कुल ही गंदा था। चारों तरफ धूल मिट्टी गंदगी भरी पड़ी थी। संध्या की माँ ने सारे कमरे को साफ करना शुरू किया और शाम तक संध्या का कमरा बिल्कुल पहले जैसा कर दिया, मानो उस घर में वापस जान सी डाल दी उन्होंने। संध्या की माँ तय करती है कि वो वापस से अब इसी घर में रहेंगी और उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे आसपास जितने फ्लैट खाली थे वहां पर नए लोग आ गए थे। अब चौथे माले पर वैसा कुछ भी नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।